हेलो स्टूडेंट, ग्रेविटेशन साइंस 1 ग्रेविटेशन स्टैंडर्ड 10। इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने केपलर के 3 लॉस देखे थे और आपको ये बात भी मालूम है कि न्यूटन ने जो भी लॉ ऑफ ग्रेविटी दिया था ये सब केपलर और बाकी जो एस्ट्रोनॉमर्स थे इनके ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड था। तो यहाँ पे आप न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉस ऑफ ग्रेविटेशन देखने वाले हो। अब न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है, पहले मैं आपके लिए उसे रीड कर देता हूं, फिर हम उसे एक्सप्लेन करेंगे। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, every object in the universe attract every other object with a definite force. This force is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. मतलब यूनिवर्स का हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को एक डेफिनेट फोर्स के साथ अट्रैक्ट करता है और ये जो डेफिनेट फोर्स है, ये डेफिनेट फोर्स वो दो ऑब्जेक्ट के मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इन दो मासेस के बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी अगर आप यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट लो, मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m1 है और इसका मास m2 है, तो ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को एक डेफिनेट फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे और ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ये दोनों मासेस के प्रोडक्ट के बराबर, प्रोडक्ट के मल्टीप्लिकेशन के बराबर, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा दो ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस का स्क्वायर है उसके। अब यहाँ पे इस बात को इस वे से समझते हैं। सपोज मेरे पास दो ऑब्जेक्ट हैं m1 एंड m2, या दो बॉडीज हैं m1 एंड m2। इनका मास, ये जो ऑब्जेक्ट है इनका मास m1 और m2 है, इनके बीच का डिस्टेंस जो है d है, सेंटर से डिस्टेंस लिया जाता है। तो हम इसको लिख देते हैं, लेट m1 and m2 be the masses of two bodies separated by distance of d. Separated by distance of d, or let d be the distance between these two objects or two bodies. Then, according to law of gravitation, the force between these two objects is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. So F is directly proportional to m1 into m2 upon d square. Now student, अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करता हूँ तो मुझे एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा और वो कांस्टेंट मैं यहाँ पे ले रहा हूँ g, और ये जो g है इसे कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। m1 m2 अपॉन यहाँ पे क्या आ गया d स्क्वायर, where g is constant called universal gravitational constant। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बाद में हम g को भी डिफाइन करने वाले हैं और g का वैल्यू भी फाइंड करने वाले हैं और उसका यूनिट भी फाइंड करने वाले हैं। इसके पहले अब इस लॉ से आपको एक बात तो समझ में आ गई कि F इज इक्वल टू क्या होगा, g m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। अब अगर आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है या ऐसा पूछा जाता है, अगर एक ऑब्जेक्ट का मास मैं डबल कर दूं तो फोर्स पर क्या इफेक्ट होगा, समझे मेरा क्वेश्चन। अगर एक मास को डबल कर दिया जाए तो ठीक है, यहाँ पे जो m1 है, m1 के बदले में अगर मैं 2m1 लेता हूं तो फोर्स पर क्या इफेक्ट होगा, यानी मैंने मास को डबल कर दिया।
जाएगा। अगर मैं मास को डबल करूंगा तो फोर्स पर कुछ इफेक्ट होगा, तो मान लो फोर्स F1 हो गया और ये G, और यहाँ पर M1 की जगह पे क्या हो गया 2M1 ले लिया मैंने, M2 वैसे ही है और यहाँ पे d स्क्वायर आ गया। अब इसको थोड़ा सा मैं प्रॉपर्ली एडजस्ट कर लूं तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू जी M1 M2 अपॉन यहाँ पे क्या आ गया d स्क्वायर। बच्चों इसका वैल्यू क्या है F है, तो F1 इज इक्वल टू क्या मिल गया मुझे 2F मिल गया। यानी अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट का मास डबल करूं तो जो दो बॉडीज के बीच का, दो ऑब्जेक्ट के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा। अब यहाँ पे एक और बात करके देखते हैं हम। अब डिस्टेंस को डबल कर देते हैं। कौन से डिस्टेंस को डबल कर देते हैं? दो ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस है उसे मैं डबल कर देता हूं। मतलब यहाँ पे जो d है इस d को मैं क्या कर देता हूं 2d कर देता हूं। अगर d को मैं 2d कर दूंगा तो F1 हो गया g इंटू M1 अपॉन M2 और d को मैंने क्या कर दिया 2d का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। तो F1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा g इंटू M1 M2 अपॉन क्या आ जाएगा बच्चों 4d स्क्वायर। अब थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने पर मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा F1 इज इक्वल टू g M1 M2 अपॉन d स्क्वायर इंटू ये 4 को मैं 1/4 करके लिख देता हूं। और ये क्या है बच्चों F1 इज इक्वल टू 1/4 और ये तो F है। इसका मतलब अगर मैं इन दो मासेस, दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस डबल कर दूं, बढ़ा दूं, तो क्लियर सी बात है कि फोर्स कम हो जाएगा। और ये फोर्स कितने से कम हो जाएगा 1/4 से। मतलब फोर्स जितना पहले फोर्स था उसका 1/4 बचेगा। यानी अगर पहले इन दोनों के बीच का फोर्स 100 न्यूटन था तो जब मैंने डिस्टेंस को डबल कर दिया तो अब फोर्स कितना हो गया 100 डिवाइडेड बाय 4 25 न्यूटन ही रह गया। अब ये होने के बाद ये बात तो आपको समझ में आ गई। इफ आई डबल द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, एनी वन ऑफ द ऑब्जेक्ट, then the force will also be doubled. And if I double the distance between the two objects of the bodies, then the force will become 1/4 of the original force. अब एक और बात करके देखते हैं। हम G को डिफाइन करने का कोशिश करते हैं कि G क्या है। अब बच्चों अगर मान लो मैंने M1 इज इक्वल टू 1 kg लिया, M2 इज इक्वल टू भी मैंने 1 kg ले लिया। 1 kg मतलब यूनिट मास ले लिया और जो डिस्टेंस है वो मैंने ले लिया 1 मीटर यानी यूनिट। तो यूनिट मास यूनिट डिस्टेंस। अब ये वैल्यूज अगर मैं यहाँ पे पुट करूं तो F इज इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा G इंटू 1 अपॉन क्या मिलेगा 1 स्क्वायर और F इज इक्वल टू ये 1 इंटू 1 होगा, ये सब पूरा मिला के 1 हो गया। मतलब G इंटू 1 उसको मैं G लिख सकता हूँ। इसका क्या मतलब है, अगर मान लो मेरे पास दो ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट का मास यूनिट है 1 है और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है अगर ये डिस्टेंस 1 मीटर का है तो ऐसे समय में जो फोर्स होगा दो ऑब्जेक्ट के बीच का वो किसके बराबर होगा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बराबर होगा। अगर हमें कोई बोलेगा डिफाइन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट तो आप बोलोगे universal gravitational constant is the force between the two objects of unit mass which are separated by the unit distance, which are separated by the unit distance and having the unit mass. That is called as a universal gravitational constant. तो F is equal to आपको G मिल जाएगा। तो ये बात भी आपको समझ में आ गई कि G exactly क्या है। G क्या है? It is the force between the two objects having the unit mass and which are separated by the unit distance. Now, after this, we will try to find out the unit of universal gravitational constant. अब F is equal to क्या है? G into M1 upon M2 upon M1 into M2 upon
d square. I'll keep g on this side and others I'll transfer on that side. तो f d square अपॉन यहाँ पे क्या मिलेगा आपको m1 m2 प्रॉपर्ली लिख लेता हूँ. g is equal to f d square अपॉन क्या मिला m1 m2 मिला. तो बच्चों मुझे इसका यूनिट फाइंड करना है. अब यूनिट फाइंड करने के लिए मैं सबकी यूनिट फाइंड करूंगा. मुझे बताओ फोर्स का यूनिट क्या होता है. यस न्यूटन. वेरी गुड. डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है मीटर. तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर है करके मैं मीटर स्क्वायर लिख दे रहा हूँ. और मास का यूनिट क्या होता है बच्चों किलोग्राम. तो यहाँ पे m1 के लिए 1 किलोग्राम 1 किलोग्राम. अब ये होने के बाद g इज इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम इनटू किलोग्राम. तो मुझे मिलेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर. मतलब ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है. इसका यूनिट होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर या न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम इनवर्स. न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम इनवर्स. दिस इज द यूनिट ऑफ द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. अब एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है हेनरी कैवेंडिश. हेनरी कैवेंडिश ये इससे भी आगे बढ़े और इन्होंने g का वैल्यू फाइंड किया जो कि बाद में देखने वाले हैं. g का इनको जो वैल्यू मिला वो वैल्यू था 6.673 into 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर. किसने फाइंड किया था ये कैवेंडिश. हेनरी कैवेंडिश ने. तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी. तो बच्चों हमने क्या देखा कोई भी दो ऑब्जेक्ट अर्थ पर आप कहीं भी चले जाओ यूनिवर्स में कहीं भी चले जाओ तो दो ऑब्जेक्ट्स हैं इनके बीच ये दो ऑब्जेक्ट्स हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं. इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये इनके मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. ओके. और जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट उसका वैल्यू होता है 6.673 into 10⁻⁻11. अब एक बात और मैं आपको बता दूं कि जब भी आप दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस लेते हो अगर वो ऑब्जेक्ट स्फेरिकल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस है ये उसके सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस होता है. अगर मान लो दो ऑब्जेक्ट्स हैं वो इरेगुलर शेप के हैं और उनका डेंसिटी जो है इक्वल है यूनिफॉर्म डेंसिटी है लेकिन उनका शेप कैसा है इरेगुलर है. तो ऐसे वक्त में उनके बीच का डिस्टेंस d अगर मुझे लेना हो तो मुझे इनका सेंटर ऑफ मास फाइंड करना होता है. अब सेंटर ऑफ मास क्या होता है किसी भी ऑब्जेक्ट में सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट पर उस ऑब्जेक्ट का पूरा मास जो है कॉन्सेंट्रेटेड रहता है. उस मास को हम कहते हैं सेंटर ऑफ मास. अब यहाँ पे जो रेगुलर फिगर्स हैं उसमें जो ज्योमेट्रिक सेंटर्स होते हैं वो उनका सेंटर ऑफ मास होता है. लेकिन इरेगुलर फिगर जो यूनिफॉर्म डेंसिटी वाले हैं उसमें जो सेंट्रॉइड होता है मैथमेटिक्स में अपने सेंट्रॉइड पढ़ा हुआ है. जो सेंट्रॉइड होता है सेंट्रॉइड ये उनका सेंटर ऑफ मास होता है. मान लो इसका सेंटर ऑफ मास कुछ यहाँ पर है इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है तो ये डिस्टेंस d लिया जाएगा. डेंसिटी कैसा होना चाहिए यूनिफॉर्म होना चाहिए. तो इस वीडियो में आपने कौन कौन सी बातें देखी एक बार उसको शॉर्ट में समराइज कर लेते हैं. आपने देखा यूनिवर्सल लॉज ऑफ ग्रेविटेशन. सिंपल ये क्या कहता है दो ऑब्जेक्ट के बीच में हमेशा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनके मासेस के प्रोडक्ट का और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर का. फिर आपने देखा कि जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है इसे हम कैपिटल J से डिनोट करते हैं और इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर.
इसका वैल्यू होता है 6.673 into 10⁻11 और ये वैल्यू किसने दी थी? हेनरी कैवेंडिश ने दी थी। तो ये तीन बातें आपको याद रखनी और आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा? डिराइव द न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और राइट द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड एक्सप्लेन। बाकी बातें तो आपको मैं बता चुका हूं कि इसमें क्या है।